विद्यार्थियों, हृदय चक्र को समझने के लिए पहले हम हृदय की संरचना को दोहराते हैं। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे और ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, जिन्हें आलिंद अंग्रेजी में एट्रिया कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय अंग्रेजी में वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति, जिसे अंतर आलिंदी पट कहते हैं, दाएं और बाएं आलिंद को अलग रखती है, जबकि एक मोटी भित्ति, जिसे अंतर निलयी पट कहते हैं, जो बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है। अपनी अपनी ओर के आलिंद और निलय एक मोटे रेखीय ऊतक, जिसे आलिंद निलय पट द्वारा पृथक करते हैं। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है, जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों या वल्लनों से युक्त एक वॉल पाया जाता है। इसे ट्राइकस्पिड या त्रिवलनी कपाट कहते हैं। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र निकास पर एक द्विविलनी कपाट, अंग्रेजी में मिट्रल वॉल पाया जाता है। दाएं तथा बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमश फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्र कपाटिकर, अंग्रेजी में सेमील्यूनर वॉल से युक्त रहता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात आलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुसीय धमनी या महाधमनी। कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। यह हृदय पेशियों से बना है। निलयों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी न्यास, जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित रहता है, जिसे शिरा आलिंद पर्व, अंग्रेजी में साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद के नीचे के कोने पर आलिंद निलयी पट के पास में स्थित होता है, जिसे आलिंद निलय पर्व, अंग्रेजी में एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। नोडल ग्रंथिल रेशों का एक बंडल, जिसे आलिंद निलय बंडल भी कहते हैं, नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे स्व उत्तेजनशील, अंग्रेजी में ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट या बढ़ सकती है। शिरा आलिंद पर्व गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है तथा हृदय का लयात्मक संकुचन, अंग्रेजी में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करती है और बनाए भी रखती है। इसलिए इसे गति प्रेरक, अंग्रेजी में पेस मेकर कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है, औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट। आइए अब समझते हैं कि हृदय चक्र काम कैसे करता है। प्रारंभ में हम मानते हैं कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में हैं, अर्थात हृदय अनुशिथिलन अवस्था में है। इस समय त्रिवलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं। फिर से याद कीजिए कि दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर ट्राइकस्पिड अर्थात त्रिवलनी कपाट वॉल पाया जाता है। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र निवास पर एक द्विवलनी कपाट, अंग्रेजी में मिट्रल वॉल पाया जाता है, जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमश बाएं तथा दाएं आलिंद में आता है। फिर से सोचिए, फुफ्फुस शिरा रक्त को कहाँ से लाती है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों से बाएं आलिंद में लेकर आती है। और महाशिरा कहाँ से रक्त लाती है? महाशिरा शरीर के सभी भागों से रक्त को लेकर दाएं आलिंद पर पहुंचती है और उसमें डाल देती है। बाएं तथा दाएं आलिंद से होता हुआ रक्त बाएं और दाएं निलय में पहुंचता है। अर्धचंद्र कपाटिका इस अवस्था में बंद रहती है।
जब शिरा आलिंद पर्व क्रिया विभव पैदा करता है तो दोनों आलिंदों को प्रेरित कर आलिंद प्रंकुचन अंग्रेजी में एट्रियल सिस्टोल पैदा करती है। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह निलय में लगभग 30% बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि रक्त की बहुत बड़ी मात्रा अपने आप ही त्रिवलनी व द्विवलनी कपाट के खुलने से आलिंदों में बहकर निलय में चली जाती है। निलय में क्रिया विभव का संचालन आलिंद निलय पर्व तथा आलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहां से हिज के बंडल इसे निलयी पेशीन्यास अंग्रेजी में वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर तक पहुंचाता है। इसके कारण निलयी पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात निलय प्रंकुचन इस समय आलिंद विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। इसे आलिंद अनुशिथिलन कहते हैं, जो आलिंद प्रंकुचन के साथ साथ होता है। निलयी प्रंकुचन से निलयी दाब बढ़ जाता है, जिससे द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं, अतः रक्त विपरीत दिशा में अर्थात आलिंद में नहीं जाता। जैसे ही निलयी दाब बढ़ता है, अर्धचंद्र कपाटिका जो फुफ्फुसीय धमनी दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर पर स्थित होते हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलय अब शिथिल हो जाते हैं तथा इसे निलयी अनुशिथिलन कहते हैं। इस तरह निलय का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्र कपाटिका बंद हो जाते हैं और रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं हो पाता। निलयी दाब और कम होता है, अतः आलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवलनी कपाट तथा द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं। इस तरह शिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह आलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। निलय तथा आलिंद एक बार पुनः, जैसे शुरुआत में बताया था, शिथिल अवस्था में चले जाते हैं। शिरा आलिंद पर्व कोटरा आलिंद गांठ पुनः क्रिया विभव पैदा करती हैं तथा फिर से वर्णन अनुसार सारी क्रिया को दोहराती हैं, जिससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ तक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र अंग्रेजी में कार्डियक साइकिल कहते हैं तथा इस क्रिया में दोनों आलिंदों तथा दोनों निलयों का प्रंकुचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है। जैसा कि इस सत्र में आपको पहले बताया गया है कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, यह एक औसतन हृदय स्पंदन गति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हृदय मिनट में 72 स्पंदन करता है। यदि कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है या व्यायाम कर रहा है तो उस समय शरीर को ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है ताकि शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो सके। ऐसे समय में हृदय अधिक तेजी से धड़कता है और शरीर की आवश्यकता को पूरी करने के लिए अधिक स्पंदन करता है, परंतु स्वस्थ मनुष्य में औसतन हृदय स्पंदन की गति 72 प्रति मिनट ही होती है। इस तरह से यदि हम एक हृदय चक्र का समय निकालें तो वह 0.8 सेकंड आता है। प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 मिलीमीटर रक्त पंप करता है और इसे प्रवाह आयतन कहते हैं। आइए अब समझें हृदय निकास क्या होता है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य का प्रवाह आयतन होता है 70 मिलीमीटर तथा उसकी औसतन हृदय गति होती है 72 स्पंदन प्रति मिनट। हृदय निकास को निकालने के लिए हमें प्रवाह आयतन की मात्रा को हृदय की गति से गुणा करना पड़ता है। प्रवाह आयतन को हृदय की गति से गुणा करने पर हृदय निकास निकलता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को
प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मनुष्य में औसतन 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होती है। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं। इससे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी या धावकों का हृदय निकास सामान्य मनुष्यों से अधिक होता है। आपने स्टेथोस्कोप को देखा होगा। क्या कभी उससे हृदय की धमनियों को सुनने का प्रयास किया है? आपको उसमें धक धक करके ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जो कि हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न होती हैं। हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियाँ स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती हैं। प्रथम ध्वनि लब त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट के बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी ध्वनि डब अर्धचंद्र कपाट के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्टेथोस्कोप के माध्यम से दिल की आवाज़ सुनना एक पहला कदम है, जो एक चिकित्सक रोगी की चिकित्सा स्थिति का मूल्यांकन करने में लेता है। हृदय की आवाज़ डॉक्टर को हृदय क्रिया के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। इसी प्रकार की जानकारी डॉक्टर को विद्युत हृदय लेख से भी प्राप्त होती है। विद्युत हृदय लेख अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। आप शायद अस्पताल के टेलीविज़न के दृश्य से चिरपरिचित होंगे। जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयाघात के कारण निगरानी मशीन अंग्रेजी में मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तब आप पीप 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 और पीप पीप की आवाज़ सुनते हैं। इस तरह की मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग विद्युत हृदय लेख अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी त्वचा के विद्युत चालकों से एक नियत समय के लिए हृदय की विद्युत गतिविधि बाहर से रिकॉर्ड किए जाने की पारवक्षीय व्याख्या है। यह एक विद्युत लेखी उपकरण द्वारा उत्पन्न अप्रसारक रिकॉर्डिंग है। ईसीजी हृदय के हृदय चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। प्रत्येक हृदय की धड़कन के दौरान एक स्वस्थ हृदय में विध्रुवण की एक क्रमिक प्रगति होती है, जो कि साइनोएट्रियल नोड में पेसमेकर कोशिकाओं से शुरू होती है और पूरे एट्रियम में फैल जाती है और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के नीचे से उसके और पुरकिंजे फाइबर के बंडल में फैलती है, नीचे की ओर फैलती है। विध्रुवण का यह क्रमबद्ध पैटर्न विशेषता ईसीजी ट्रेसिंग को जन्म देता है। प्रशिक्षित चिकित्सक के लिए ईसीजी हृदय की संरचना और इसकी चालन प्रणाली के बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी देता है। अन्य बातों के अलावा हृदय की धड़कन की दर और लय को मापने के लिए एक ईसीजी का उपयोग किया जाता है। हृदय कक्षों का आकार और स्थिति हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं या चालन प्रणाली को किसी भी क्षति की उपस्थिति, हृदय की दवाओं के प्रभाव और कार्य प्रत्यारोपित पेसमेकर की जांच करने में ईसीजी का उपयोग किया जा सकता है। बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड से 2 कलाइयों तथा बाईं ओर की एड़ी जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों अंग्रेजी में लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है। आज के सत्र में हम केवल मानक ईसीजी पर चर्चा करेंगे। ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्ष को P से T तक दर्शाया गया है, जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। P तरंग को आलिंद के उद्दीपन अर्थात विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे दोनों आलिंदों का संकुचन होता है। QRS सम्मिश्र निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है, जो निलय के संकुचन को शुरू करता है। संकुचन Q तरंग के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, जो प्रकुचन अर्थात सिस्टोल की शुरुआत का घोतक है। T तरंग निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है।
टी तरंग का अंत प्रंकुचन अवस्था की समाप्ति का घोतक है। स्पष्टतया एक निश्चित समय में QRS सम्मिश्र की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन की दर भी निकाली जा सकती है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ECG संरचना एवं आकृति सामान्य होती है, इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करता है, अतः इसकी चिकित्सीय महत्ता बहुत ज़्यादा है। ECG करने का समग्र लक्ष्य हृदय के विद्युत कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इस जानकारी के विविध चिकित्सा उपयोग हैं और हृदय की संरचना का ज्ञान और शारीरिक परीक्षा के संकेतों की व्याख्या के साथ संयुक्त होने की आवश्यकता होती है। जिन परिस्थितियों में ECG करने की सलाह दी जाती है उनमें से कुछ हैं सीने में दर्द या संदिग्ध मायोकार्डियल रोधगलन, कार्डियक तनाव, सांस की तकलीफ, बड़बड़ाहट जैसे लक्षण, बेहोशी, दौरे, अतालता की निगरानी शामिल हैं। इसमें शल्य चिकित्सा पूर्व, शल्य चिकित्सा के दौरान तथा शल्य चिकित्सा के पश्चात मॉनिटरिंग भी शामिल है। ECG को छोटे आंतरायिक लक्षणों या निरंतर ECG निगरानी के रूप में दर्ज किया जा सकता है। गंभीर रूप से बीमार रोगियों, सामान्य संज्ञारण के दौर से गुजर रहे रोगियों और उन रोगियों के लिए निरंतर निगरानी का उपयोग किया जाता है जिनके हृदय में अतालता होती है, जो कि पारंपरिक 10 सेकंड ECG में दिखाई नहीं देता। होल्टर मॉनिटरिंग आंतरिक और बाह्य डिफिब्रिलेटर और पेसमेकर या बायोटेलीमेट्री का उपयोग करके निरंतर निगरानी की जा सकती है।